हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि विस्मरण किसे कहते हैं, यानी कि फॉरगेटिंग क्या है। फॉरगेटिंग यानी कि हमारी स्मृति में से कुछ जो चीज़ें जिनका ह्रास हो जाता है, जो हमने याद किया था उसमें से जो ह्रास हो गया वो हमारी फॉरगेटिंग होती है। जो अधिगम था उसमें जो हमें याद रहा वो हमारी स्मृति है, बाकी बचा हुआ हमारी फॉरगेटिंग का है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि हमारी फॉरगेटिंग में को बढ़ाते हैं, यानी हमारे स्मरण में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और किन के कारण हमें विस्मरण होता है। बहुत सारे कारक हैं जो हमारे विस्मरण में सहायक होते हैं। सबसे पहले आते हैं फैक्टर्स, जो थे कि फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग मटेरियल, यानी कि जो हम अधिगम कर रहे हैं वो जो सामग्री है वो किस तरह की है, उससे संबंधित तत्व होते हैं जो हमारी फॉरगेटिंग बढ़ाते हैं या जो फॉरगेटिंग में सहायक होते हैं। दूसरे तरह के फैक्टर्स होते हैं हमारे लर्निंग मेथड, यानी हम किस विधि से सीख रहे हैं, हमारा सीखने का तरीका क्या है। तीसरे तरह के मेथड्स होते हैं कि जो हम रिटेंशन इंटरवल, यानी जो धारण हम कर रहे हैं, यानी सीखा उसके बाद जब हम उसका धारण कर रहे हैं तो उसके बीच का जो अंतराल होता है वो किस तरह का बीत रहा है, उसमें हम किस तरह के अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, या जिसको हम व्यतिकरण प्रभाव कहते हैं, इंटरफेरेंस इफेक्ट कहते हैं, वो किस तरह के हैं। वो भी हमारे विस्मरण और स्मृति दोनों को प्रभावित करते हैं। अगला फैक्टर आता है कि डिग्री और लेवल ऑफ लर्निंग, कि जो भी हमने सीखा है, जो उसकी मात्रा है वो किस हद तक हमने सीखा है, सीखने की हमारी मात्रा क्या है, उसका स्तर किस तरह का है। और चौथे तरह के फैक्टर्स होते हैं पर्सनल फैक्टर्स, यानी व्यक्तिगत कारक, यानी हमारी अपनी एज क्या है, हेल्थ क्या है, हमारे इमोशंस। ये हमारे पांच तरह के फैक्टर्स थे। अब हम बात सबसे पहले करते हैं कि लर्निंग मटेरियल क्या है। लर्निंग मटेरियल यानी जो सीखने का सामग्री है वो हमारे फॉरगेटिंग को कैसे बढ़ाती है। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ लर्निंग मेथड, यानी कि अधिगम की विधियां, उसकी प्रकृति किस तरह की है। तो विषय सामग्री है, उसका स्वरूप जो है हमारे लर्निंग मेथड्स को प्रभावित करता है। अगर सीखे जाने वाली सामग्री हमारी सार्थक होगी, जैसे हमें कोई एक शब्द बोला, अगर हम शब्द बोले रमा कहता है, रमा जाता बाजार, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। अगर हम सही सार्थक शब्द या सार्थक वाक्य बोलेंगे कि राम बाजार जाता है, तो हमें समझ में आएगा, तो उसको हमें याद करने में भी आसानी होगी। यानी कि जो सार्थक सामग्री होती है वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है, ज्यादा याद रहती है, बजाय निरर्थक सामग्री के। यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं या हम सीख रहे हैं उसमें सार्थकता नजर आनी चाहिए। एबिंगहॉस जो थे उन्होंने इस तरह के सबसे पहले प्रयोग किए थे कि सार्थक शब्द हमें ज्यादा याद रहते हैं बजाय निरर्थक शब्दों में। इस संबंध में गिलफर्ड, किंग्सले, गैरी ने भी अपने अध्ययनों में बताया कि निरर्थक सामग्री को सीखने में हमें सार्थक सामग्री की तुलना में ज्यादा समय लगता है। जैसे हमने कुछ शब्द बोले, आटा, दाल, चावल, गेंद, खिलौना, तो ये सार्थक शब्द है, इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो ये हमने एक बार अगर बोले तो दोबारा अगर हमें रिपीट करना हो हमें आसानी से याद रह जाते हैं। अगर हम दूसरे शब्द बोले गमच है, पटक है, रमड है, तो ये जो निरर्थक शब्द हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उनको हम कम याद कर पाते हैं, उनका विस्मरण ज्यादा होता है। क्योंकि निरर्थक विषय जो है उनको हम रट कर याद कर सकते हैं, और जब हम किसी चीज को रट करके याद करते हैं तो वो जल्दी भूल जाते हैं। अगर हम समझ करके याद करते हैं, उसको उसका अर्थ निकाल करके याद करते हैं, तो वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। दूसरा आता है कि जो हमने अधिगम सामग्री है उसकी मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा है, वो भी हमारे विस्मरण को प्रभावित करती है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बड़ा अगर पाठ है, कोई चीज बहुत बड़ी है, तो हम अगर उसको टुकड़ों में बांट करके याद करेंगे तो वो जल्दी याद हो जाती है, बजाय हम पूरे बड़े पैराग्राफ को या बहुत सारे पेजों को एक साथ अगर हम
याद करें। तो एबिंगहॉस ने भी कहा कि लंबी सूची की अपेक्षा छोटी सूचियों का विस्मरण तीव्र गति से होता है। जैसे अगर छोटी सी सूची दी है और एक बहुत लंबी सूची हमें याद करने को दी है, तो लंबी सूची के कुछ हमें शुरू के शब्द याद रह जाएंगे, कुछ बाद के याद रह जाएंगे। और अगर 3-4 छोटे शब्दों की सूची है, 10 शब्दों की सूची है, तो उसका सामग्री की तुलना में जो है वो कम हमें याद रहेंगी। तीसरा है सामग्री की समानता तथा असमानता। कुछ लोगों ने इस पे अध्ययन किया कि जितने हमारी जो सामग्री है, जैसे मान लीजिए हम 2 सामग्री एक जैसी हमने 2 लिस्ट दी है, उसमें लगभग एक जैसे शब्द हैं, कुछ शब्द फर्क है, तो अंतर सूची समानता जितनी ज्यादा होगी, विस्मरण की रफ्तार भी उतनी तेजी से होगी। एक प्रयोग किया गया गिब्सन ने, जिसमें उन्होंने कहा कि युग्मित साहचर्य विधि का उपयोग करते हुए कि ज्यामितीय आकृतियां, उत्तेजक तथा निरर्थक पद जो थे वो प्रतिक्रिया के रूप में उनको प्रस्तुत किए गए और देखा गया कि जितनी ज्यादा समानता थी विस्मरण उतना ही, क्योंकि उन्हें ये लगता कि ये शब्द शायद इस सूची में था, इस सूची में, कौन सी सूची में, तो जितनी ज्यादा समानता पाई गई सूचियों में उतना ज्यादा विस्मरण हो गया। चौथा है सामग्री की विविधता या विविडनेस यानी कि स्पष्टता। सामग्री जो है अगर स्पष्ट होती है तो हम उतनी अच्छी से उसको याद रख पाते हैं। अगर अस्पष्टता होती है तो उसका विस्मरण उतना ही ज्यादा होता है। यानी कि स्पष्ट सामग्री होगी तो विस्मरण कम होगा, स्मृति ज्यादा रहेगी, और अगर अस्पष्टता है तो विस्मरण ज्यादा होगा और स्मृति कम होगी। दूसरा फैक्टर आता है कि सीखने की विधियां कौन कौन सी हैं। सीखने की विधियां हर अलग अलग तरीके से याद करता है, अलग तरीके से सीखता है। जैसे एक विधि हमारी है मास एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, यानी कि एकत्रित तथा वितरित विधि। एकत्रित विधि से तात्पर्य है कि कोई भी चीज को हम एक बार में ही एक साथ लगातार उसको बिना विश्राम किए याद करें। मान लीजिए हमें कहे कि आपको 2 पेज याद करनी है, एक साथ वो बिना विश्राम के उसको याद करें। दूसरी वितरित विधि होती है जिसमें कि सामग्री का अधिगम बीच बीच में विश्राम लेकर, कभी एक पैराग्राफ, 2 पेज आपको अगर याद करने हैं तो आपने एक पैराग्राफ याद किया, फिर विश्राम किया, फिर एक पैराग्राफ याद किया, तो इस तरह से विश्राम ले लेकर के याद किया जाता है। तो जो प्रायोगिक अध्ययन किए गए उनमें देखा गया कि जो वितरित विधि थी उसमें धारण अधिक हुआ और विस्मरण कम हुआ, और जो एकत्रित विधि थी उसमें धारण कम हुआ और विस्मरण ज्यादा हुआ। उसी प्रकार दूसरी विधि है एक्टिव मेथड और पैसिव मेथड। एक्टिव मेथड वो होता है यानी कि कोई भी सामग्री जो है हम उसको जोर जोर से बोल करके, जोर जोर से याद करें। जैसे बच्चों को होता है ना, वो जोर जोर से बोल बोल करके हर चीज को याद करते हैं। तो इस प्रकार जो सीखी गई सामग्री होती है वो हमें लंबे समय तक याद रखी जाती है। इसको हम सक्रिय विधि कहते हैं। गेट्स ने कहा कि सक्रिय विधि के प्रयोग से जो है स्मृति ज्यादा समय तक हमारे मन में रहती है। निष्क्रिय विधि जो है उसका विस्मरण तेजी से होता है, तीव्र गति से होता है, यानी उसमें व्यक्ति मन ही मन पढ़ करके उसको याद करता है। उसके बाद तीसरी है लॉजिकल एंड रूट मेथड। एक होता है तर्क द्वारा किसी विधि को हम याद करते हैं, एक रूट यानी रटने के द्वारा। तो अभी हमने बात किया था कि तार्किक विधि जो है किसी विषय को हम जब सीखते हैं, उसको याद करते हैं, तो उसका सामग्री को, उसका अर्थ समझते हैं, उसका सार समझते हैं, क्या उसके पीछे तर्क है उसको हम समझते हैं। तो ऐसी सामग्री का स्मरण जल्दी हो जाता है, धारण अधिक समय तक रहता है और विस्मरण कम होता है। लेकिन जब हम किसी को बिना तर्क करे, जो अगर रटने की विधि द्वारा हम किसी चीज को याद करते हैं तो उसका विस्मरण ज्यादा होता है। उसके बाद आता है इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल मेथड, यानी कि सप्राय विधि, सभिप्राय विधि या अनुप्रासंगिक विधि या अकस्मात विधि जिसको हम कहते हैं।
पहली है इंटेंशनल मेथड, यानी साभिप्राय। जैसे आप कॉलेज में आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं कि भी हाँ हमें पढ़ना है, याद करना है, तो जब हम किसी भी मकसद से कोई चीज को सीखते हैं तो उसको हम जल्दी याद कर लेते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। इसके विपरीत जो है उसका विस्मरण भी धीरे होता है। इसके विपरीत जो अनुप्रासंगिक यानी एक्सीडेंटल मेथड जो है, इंसिडेंटल जो मेथड है, सीखने में धारण देर से होता है और विस्मरण जल्दी से हो जाता है। मान लीजिए हमारे सामने कोई, हम बैठे हैं और हमारे सामने कोई आके कुछ बोल करके चला जाए और फिर हमसे पूछा जाए भी वो क्या बोल करके गया था, आप बताइए, तो हमें कैसे ध्यान रहेगा? नहीं ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको हमारा को उसको सीखने का इंटेंशन ही नहीं था। कोई हमारे सामने आके बोल गया तो हमने इतना उस पर ध्यान भी नहीं दिया, तो उसका विस्मरण जो था, कुछ शब्द हमें याद रह जाएंगे हो सकता है, लेकिन उसका विस्मरण जल्दी से हो जाता है। उसके बाद तीसरे तरह के फैक्टर्स आते हैं हमारी की जो धारण हमने किया था उसमें अंतराल से संबंधित या व्यतिकरण प्रभाव से संबंधित कारण। कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक सामग्री को, व्यतिकरण प्रभाव में होता है कि जब हम एक सामग्री को एक बार सीख लिया और उसके बाद जब हम उसको दोबारा सीखते हैं, दोहराते हैं, या दो सामग्री हमने सीखी, उनमें से किसी एक सामग्री को हमें वापस दोहराना है, तो वो पहले सीखी हुई प्रभाव डालती है, कभी कभी बाद में सीखी हुई सामग्री जो है वो पहले सीखी हुई सामग्री के ऊपर प्रभाव डालती है। इस वजह से विस्मरण होता है। तो दो तरह का हमारा विस्मरण होता है, पहली या दूसरी सीखने वाली सामग्री है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। दो तरह का व्यतिकरण हमारा होता है। एक होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव यानी अग्रोन्मुखी, जिसको हम कहते हैं अग्रोन्मुखी व्यतिकरण, इसमें हम जो है, जो दो सामग्री मान लीजिए हमने याद कराई है, सबसे पहले हमने ए सूची मान लीजिए हमने उसको याद करने को दी, उसके बाद उसको बी सूची याद करने को दी, और बी सूची को याद करने में अगर ए सूची हमारे कुछ अवरोध उत्पन्न कर रही है तो उसको हम अग्रोन्मुखी व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जब पहले किया गया अधिगम जो है वो बाद में किए गए अधिगम को प्रभावित करता हो या उस अधिगम क्रिया को प्रभावित करता हो, उसको जो है हम अग्रोन्मुखी व्यतिकरण कहते हैं। हॉस्टन ने कहा कि किसी पूर्व सीखे गए विषय का प्रभाव जब अन्य सीखे गए विषय के प्रत्यावाहन में बाधक सिद्ध होता है तो उसको अग्रलक्षी प्रावरोध की संज्ञा दी जाती है। दूसरा हमारा होता है रेट्रोएक्टिव, जिसको हम पृष्ठोन्मुखी व्यतिकरण कहते हैं। पृष्ठोन्मुखी व्यतिकरण यह होता है कि जब हम दो सामग्री हमने सीख ली, यानी कि पहले नवीन सामग्री गत अनुभव या पहले सीखी हुई सामग्री के प्रत्याह्वान में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न करती हो। जैसे हमने पहले ए सामग्री उसको दी, उसके बाद हमने उसको विश्राम करवाया धारण काल में, उस समय उसको बी सामग्री हमने दी, याद करवाई, और बी सामग्री जो थी उसका अधिगम कार्य ए के अधिगम में बाधा उत्पन्न करता हो वापस से, तो उसको हम पृष्ठोन्मुखी व्यतिकरण कहते हैं। क्योंकि बाद वाला जो है, यानी ए सीख लिया हमने और बी सीख लिया, और वापस जब हम ए को वापस दोहरा रहे हैं, तो जब ए को दोहराने में जब बी हमारे को बाधा उत्पन्न करेगा तो वो हमारा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। उसके बाद आता है डिग्री या लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखना जो है वो हमने किस स्तर का सीखा है। अगर किसी भी विषय को सीखने में जितने ज्यादा प्रयास लगते हैं उससे ज्यादा अगर हम प्रयास करते हैं तो वो हमारी ओवर लर्निंग या अति अधिगम कहलाता है। अगर मान लीजिए देखें कि कोई चीज हम ये कि भाई ये एक पैराग्राफ है, आपको 10 मिनट में याद हो जाना चाहिए, या 2 बार 3 बार के प्रयास में आप याद कर लेंगे इसे,
लेकिन अगर आप उसको 15 बार प्रयास करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, अति अधिगम कहलाएगा। अगर आवश्यकता, मान लीजिए एक पैराग्राफ को ऐसा है जिसको आपको याद करने में 2 ही प्रयास लगने हैं या 3 ही प्रयास लगने हैं, उसमें याद हो जाएगा। लेकिन आप एक ही प्रयास में अगर उसको याद कर लेते हैं तो उसको अल्प अधिगम या अंडर लर्निंग कहा जाता है। जब हम अति अधिगम करते हैं तो स्मृति चिन्ह जो होते हैं वो दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और उनका विस्मरण देरी से होता है। कई बार होता है ना कि हम फोन नंबर कोई हमें देता है, जैसे आजकल हमारे मोबाइल का 10 अंकों का फोन नंबर है और 10 अंकों को कोई एक बार बोलता है तो हमें तुरंत याद हो जाता है। एक बार में वो बोलता है, हम वापस रिपीट करते हैं कि हाँ याद हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि हमें नंबर भूल गए। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उसको अंडर लर्निंग करते हैं। अगर वही हम 4 बार दोहरा करके अगर उस को हम याद कर लेंगे तो हमें वो ओवर लर्निंग हो जाएगी और अच्छे से उसके मेमोरी ट्रेसेस बनेंगे और हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पर्सनल फैक्टर्स, यानी कि व्यक्तिगत कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी मोटिवेशन होती है, उसकी हेल्थ होती है, इमोशंस होते हैं, मेंटल सेट होता है उसका, मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, एज है और उसकी बौद्धिक क्षमता है। सबसे पहला आता है हमारा प्रेरणा यानी मोटिवेशन। प्रेरणा जो है वो हमारे स्मृति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कभी भी अगर हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, अगर हमें प्रेरणा नहीं है तो वो अधिगम कमजोर होगा और उसका विस्मरण हमारे ज्यादा होगा। इसलिए जब भी हम कुछ ना कुछ कोई भी काम को सीखते हैं तो जितनी ज्यादा हमारे प्रेरणा होती है उतना ही ज्यादा हम उसको सीख पाते हैं। लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं, हर एक काम के पीछे कोई ना कोई हमारी प्रेरणा अवश्य होती है। और जब व्यक्ति की प्रेरणा या जो उद्देश्य होता है, हमने मोटिवेशन में पढ़ा था कि जब वो उद्देश्य समाप्त हो जाता है या काम पूरा हो जाता है तो सीखने की गति कम हो जाती है। डेली हमें, जैसे मान लीजिए आज कहा गया कि भी आपको 10 पेज पढ़ने हैं, आपने 10 पेज पढ़ लिए, फटाफट फटाफट किया, आज मैडम ने काम दिया 10 पेज पढ़ ले। फिर जब पूरा हो गया कि आज का हमारा टारगेट पूरा हो गया तो फिर हम 11वें पेज पे आते आते थोड़ा सा डल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद फिर हम थोड़ा डल हो गए, तो वहां पे हमारी सीखने की गति धीमी हो जाती है और वहां पे स्मरण अधिक होता है। दूसरा आता है हेल्थ, यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो किसी भी रोग से ग्रस्त है, तो उसको सीखने में समय लगता है, स्मरण करने में अधिक समय लगता है, साथ ही उसको जो उसने सीखा है वो उसको याद भी नहीं रह पाता है, विस्मरण भी जल्दी होता है। अगला कारक है संवेग। संवेग हमारे मेमोरी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को याद करने के बाद जब उसको रिकॉल करते हैं तो जो व्यक्ति की इमोशनल स्टेट होती है वो थोड़ी सी ऐसी होती है, जैसे अगर व्यक्ति डरा हुआ है या कोई चिंतित है तो स्वाभाविक है कि उसको प्रत्यावाहन या रिकॉल जो होगा वो थोड़ा कम होगा, विस्मरण ज्यादा होगा। अगर उसका अराउजल लेवल सही है तो उसका विस्मरण कम होगा और स्मरण ज्यादा होगा। अगला कारक है मानसिक तत्परता। देखा जाता है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो काम करने से पहले हम उसके लिए कितने तत्पर हैं। अगर हमारे को याद करने की तत्परता हमारे अंदर है तो उस सामग्री का धारण हम अच्छे से करते हैं और उसका जो मेमोरी है वो भी बहुत समय तक बनी रहती है और उसका विस्मरण देरी से होता है। अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है किसी भी चीज के लिए, कोई काम करने के लिए, हम बेमन से काम करते हैं, अगर बेमन से काम करा हमने तो वो हम जल्दी भूल जाएंगे। और अगर हम अपना मन लगा करके बिल्कुल माइंड सेट को सही करके अगर हम काम करते हैं तो हमें विस्मरण कम होता है, मेमोरी ज्यादा होती है। अगला आता है मानसिक व्याधि यानी मेंटल इलनेस। मानसिक व्याधियां जो है व्यक्ति को उसकी सीखी हुई जो भी या धारण की गई सामग्रियां होती हैं उसमें रुकावट पैदा करती हैं और विस्मरण जल्दी होता है। स्मृति संबंधी असमानताएं जो हमारी मानसिक व्याधियों के कारण देखी जाती हैं
अगर मानसिक आघात अगर कुछ हो गया हो तो विस्मरण ज्यादा होता है। उसके बाद आता है रिप्रेशन यानी दमन। फ्रायड जो थे उनका मानना था कि हम दुखद विचारों का हम दबा लेते हैं, उनको हम भूलना याद नहीं रखना चाहते हैं दुखद अनुभवों को, क्योंकि वो बातें हमें परेशान करती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम उनको अपनी स्मृति में नहीं बनाए रखना चाहते। इसलिए जो दुखद अनुभव है उनके स्मृति चिन्ह जो है हमारे चेतन मन से निकल करके अचेतन मन में चले जाते हैं, और जब वो अचेतन मन में चले जाते हैं तो वो स्मृति हमारी हो जाती है। उसके बाद आता है आयु। जो हमारी मेमोरी और फॉरगेटिंग है उसका आयु के साथ बहुत संबंध है। एक सीमा तक जो है आयु में वृद्धि होने पर स्मरण प्रभावित होता है। जैसे जैसे बच्चा जो है विकास होता है उसकी धारणा और स्मृति विस्मरण सब चीजें प्रभावित होती हैं। बच्चों में विस्मरण अधिक पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है धारणा शक्ति सीखने मेमोरी बढ़ती जाती है। लेकिन एक आयु लगभग 40 से 50 साल के बाद में जो है विस्मृति में बढ़ोतरी होने लगती है और धारणा में कमी आने लग जाती है। विस्मृति की रफ्तार तीव्र गति से बढ़ती जाती है। अगला कारक आता है इंटेलेक्चुअल लेवल यानी बौद्धिक स्तर। जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं उनकी स्मृति जो होती है वो बहुत शार्प होती है। वो कोई भी चीज को सीखते हैं तो लंबे समय तक याद रख पाते हैं, उनमें विस्मरण कम होता है। जो निम्न बुद्धि वाले होते हैं उनमें विस्मरण ज्यादा तेजी से होता है, वो याद कम रख पाते हैं, उनका जो मेमोरी होती है धारण स्तर होता है वो थोड़ा कम पाया जाता है। उनको ज्यादा प्रयास लगते हैं किसी भी चीज को याद करने में। तो ये इस तरह से हमारे कुछ कारक थे जो हमारे धारण को प्रभावित करते हैं। इन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो हमारे धारण को या विस्मरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कार्यगत समानता हमने पढ़ा था कि जो एक जैसे पद हमें या कुछ भिन्न प्रकार के हमें पद दिए जाएं तो उनका विस्मरण समान पदों का शीघ्र होता है, विभिन्न पदों का देर से होता है। भावात्मकता, अगर हम दुखी हैं तो विस्मरण अधिक होगा। अगर हमें कोई इमोशनली शॉक लग गया या हम चिंताग्रस्त हैं तो भी विस्मरण की मात्रा बढ़ जाती है। प्रत्यावाहन में टाल मटोल यानी रिकॉल करने में टाल मटोल करना, कोई व्यक्ति जानबूझ के अगर रिकॉल नहीं करना चाहता है तो विस्मरण बढ़ जाता है। अगर हम किसी भी सामग्री का अभ्यास नहीं करते हैं तो भी हमारे विस्मरण की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हमारा जो है कि त्रुटिपूर्ण मानसिक विन्यास है, जो हमारा मेंटल सेट है, अगर वो सही नहीं होता है तो भी विस्मरण बढ़ जाता है और हमारा धारण की मात्रा में कमी आ जाती है। और है रुचि का अभाव। अगर हम बिना रुचि के किसी चीज को सीखते हैं, किसी काम को सीखते हैं, या हम कोई जो काम सीख रहे हैं उसमें अगर हमारी रुचि नहीं है तो विस्मरण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कोई भी काम में स्मृति तभी बनी रहेगी जब हम उसको रुचि से काम करेंगे। ये हमारे फैक्टर्स थे जो हमारे विस्मरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसे हम इमोशंस या हमारे संवेग कहते हैं। धन्यवाद।